वंदे मातरम दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है। अब की बार आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में कूद करके चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। आप पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए संदेश दिया। केजरीवाल ने कहा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। उत्तराखंड की सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। महंगाई बहुत बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा तकलीफ औरतों को होती है। घर तो उन्हें चलाना होता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये डालेंगे। फिर आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री करेंगे, बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, उनकी शिक्षा फ्री करेंगे, आपके परिवार का अच्छा और मुफ्त इलाज करेंगे। ये सब मिला के 5 साल में आपके परिवार को कम से कम सीधे सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, बीजेपी ने भी 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते। एक बार और अगर इन पार्टियों को वोट दोगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले, सब कुछ वैसे ही पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखिए। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज़। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार एक ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। वहीं रेसलर खली आज बीजेपी में शामिल हुए। WWE के रेसलर खली को आज दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। खली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका असली नाम दिलीप सिंह राणा है। इस दौरान बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खली ने पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं द ग्रेट खली ने कहा, बीजेपी ज्वाइन करके उनको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा देश बचा होगा जहां मैंने रेसलिंग नहीं की होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने देखा है कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। मुझे लगा क्यों ना देश में रहकर साथ जुड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दूं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं। और इसी बीच तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, खली बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसको लेकर के बाकी कार्यकर्ताओं का रुख किस प्रकार से देखा जा रहा है? सीमा, देखिए, जिस तरह से बीजेपी के अंदर WWE के खली यानी कि विश्व के विजेता जो खिलाड़ी में चुना जाता है और भारत का नाम काफी उन्होंने रोशन किया है। आज बीजेपी के अंदर, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर उन्होंने अपनी सदस्यता ली और बीजेपी में शामिल हुए। उनका कहना था कि हमने खुद उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के अंदर इसलिए आया हूँ कि इसके जो नीति है, जो विकास है, जो सम्मान है, वो कहीं नहीं है। बीजेपी के नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश के लिए, हित के लिए काम करते हैं। मैं अमेरिका में रहता था, लेकिन अमेरिका से मैं अब हिंदुस्तान आया हूँ और मेरे उनके साथ 2 और भी आए थे, उन्होंने भी बीजेपी सदस्यता ली है। तो बीजेपी तारीफ की है, सुरक्षा हो, विकास हो या देश का नाम हो, तो उसको देखते हुए जी। अजय, क्या लगता है ऐसे में खली किस तरीके से बीजेपी के जो दामन उन्होंने थामा है बीजेपी का, इसमें बीजेपी कैसे उनका साथ देगी और किस तरह से खली के चेहरे का उपयोग करेगी? देखिए, खली का नाम और चेहरा पहले से भी हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में फेमस है और बीजेपी को जब इस तरीके से जब चेहरे सामने आते हैं तो उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो फैंस हैं, वो एक अलग ही छवि दिखते हैं। अगर वो मैदान में उतरते हैं या बीजेपी उनको कोई ऐसा अपना कारोबार संभालने को देती है कि तो वो हो सकता है अच्छी तरह संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं बीजेपी में इसीलिए हुआ हूँ कि बीजेपी एक सबसे सुथरी, साफ सुथरी और
सबको साथ लेकर चलने वाली बीजेपी है। बिल्कुल, चलिए तो आपका मुझे बहुत शुक्रिया अजय, क्योंकि देखिए उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खली ने कह दिया है कि वो बीजेपी से प्रभावित है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जनता किस प्रकार से उन्हें स्वीकार करती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां साउथ दिल्ली नगर निगम ने आज अपना बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया, जिसमें साउथ दिल्ली नगर निगम में कई सालों से कार्यरत 1130 फील्ड वर्कर्स के साथ 1155 डीबीसी कर्मचारियों को नियमित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। वहीं संपत्ति कर में लोगों को राहत दी गई, कोई नया कर नहीं लगाया गया। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक वार्ड में एक एक डिस्पेंसरी खोली जाएगी। वहीं नगर निगम में पढ़ने वाले टॉप 10 बच्चों को साइकिल दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी रिहायशी और शहरी गांव में रहने वाले मूल संपत्ति धारक या उनके उत्तराधिकारी को रिहायशी संपत्ति कर में छूट भी देने का प्रावधान है। भागीदारी के आधार पर की जा रही है। इसके लिए देखो, बजट में हमने अपने छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का ख्याल रखते हुए उनको सभी तरह की सुविधाएं दी हैं, चाहे युवा हो चाहे बच्चा हो। जैसे हमने बच्चों को, हम जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे और 5 लड़की 5 लड़के, उसको 5% रेशो के हिसाब से हम उनको साइकिल देंगे। हम अपने हर वार्ड में एक मॉडल स्कूल बना रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, और बच्चों के जो हमारे कर्मचारी होंगे उनके बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं 2000, 1500 और 1000 रुपये। तो यहाँ पर अब दिल्ली नगर निगम का यहाँ बजट पेश हुआ, जिसमें कई ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई गई, जैसा कि अभी आपने सुना कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। और शिक्षा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली सरकार हमेशा से अग्रसर नजर आई है शिक्षा को लेकर के। सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर लिया जाए, और साथ ही साथ अब जो नया बजट यहाँ पर पेश किया गया उसमें और भी स्कूल खोलने की बात की जा रही है। साथ ही साथ हर वार्ड में डिस्पेंसरी खोलने की बात ले लीजिए, और वही टॉप 10 बच्चों को जो कि टॉप करेंगे उन बच्चों को साइकिल देने की भी बात यहाँ पर की गई है। तो काफी यहाँ पर देखा जाए हर एक चीज पर ध्यान दिया गया है। और इसी बीच तमाम जानकारी के साथ संजय वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजय, ये जो बजट पेश हुआ है इसके बाद से दिल्ली की जनता का क्या रुख देखने को मिल रहा है? जी सीमा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जो चुनावी बजट है, क्योंकि 2 काम होने दिल्ली नगर निगम के चुनावी बजट पेश किया गया है, इसमें सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है। कई ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि सत्ता में बीजेपी दोबारा वापस आए। और कह सकते हैं कि एक तरह से जो बजट है वो लोक लुभावन है, और इसमें कोई गैप नहीं लगाया गया। साउथ एमसीडी की तरफ से ये दक्षिण दिल्ली नगर निगम का बजट था, और इसके अंदर बच्चों के साथ महिलाओं और उसके साथ सभी वर्गों का खास ध्यान रखा है। और सबसे बड़ी जो अहम बात है इस बजट के अंदर, उसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक लोगों की वहाँ पर जरूरतों को पूरा किया गया है। जी देखा जाए यहाँ पर तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है, फिर चाहे वो बच्चे हो, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, जो गरीबी रेखा से नीचे उन सब पर ध्यान देते नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल, कि मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो बजट पेश किया गया है उसमें हर वार्ड के अंदर साउथ एमपी के अंदर एक पासे केंद्र खोला जाएगा, वहाँ पर निगम की डिस्पेंसरी खोली जाएगी। इसके साथ बच्चे जो टॉप 10 होंगे, 5 लड़के होंगे, उनको बकायदा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा साइकिल भी दी जाएगी जो टॉप करेंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बजट है वो बजट सभी को देखते हुए बजट बनाया गया है। हालांकि विपक्ष इस मामले को लेकर ये कह रहा है, विपक्ष का ये सीधा आरोप है कि बजट है, क्योंकि साउथ एमपी ने चुनावी वर्ष को देखते हुए पूरा बजट तैयार किया है और इसको देखते हुए कोई कर नहीं लगाया था, सब कर में दी गई है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है किसान है, उन सबसे बड़ी हाथ ये में जो कि निजी संपत्ति है उससे बकायदा छूट दी गई है। बिल्कुल, खास तौर पर ध्यान रखा गया। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय। तो देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से नगर निगम का जो ये बजट पेश हुआ है इसमें काफी ज्यादा राहत और काफी ज्यादा अच्छी खबर देखने को मिली है।
और वहीं दिल्ली के जाफरपुर कला नाले में लवारिस शव मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक सोनू के और आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध थे। मृतक सोनू आरोपी की पत्नी को भगाना चाहता था। इसी बात से नाराज होकर सोनू तमंचा लेकर आरोपी की पत्नी को धमकाने के लिए पहुंचा, जिसके बाद आरोपी और सोनू के बीच हाथापाई हुई, जिसमें सोनू को गोली लग गई। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से तमंचा और जिंदा 2 कारतूस बरामद किए हैं। और वहीं द्वारिका जिले की पुलिस ने कोरोना की लड़ाई में अहम कदम बढ़ाया है। पुलिस ने हिफाजत पहल के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में द्वारिका जिले के सभी पुलिस स्टेशन बीट स्टाफ के लिए कोविड सुरक्षात्मक गियर युक्त किट वितरित की गई। वहीं मेडिकॉम यूनिट की मदद से ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, डिस्पोजल मास्क, हैंड सैनिटाइजर, फेस शील्ड और कोविड सुरक्षात्मक किट प्रदान की गई है और पुलिसकर्मियों को दस्तानों जैसी सुरक्षा से लैस किया गया। बता दें कि पुलिसकर्मी भारी संख्या में कोरोना की चपेट में आए थे और इसके चलते ये सुरक्षा कदम बेहद कारगर माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान डीसीपी शंकर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर के वाहनों को रवाना किया। वहीं सेवा भारती दिल्ली और सेवा इंटरनेशनल के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। और इसके लिए पिछले 1 महीने से द्वारका ज़िला पुलिस सेवा भारती इंटरनेशनल के साथ मिलके इसकी तैयारी कर रही थी। जो मेरा मानना है कि जब ये लॉकडाउन के जो रिलैक्सेशंस हैं ज़्यादा धीरे धीरे खोले जा रहे हैं मगर ख़तरा कम नहीं है, तो जब पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा होता है खासकर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सोसाइटीज़ में, तो ये ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि हम ऐसे एंटी कोविड किट्स का वितरण कर पाएँ। इसमें जो अच्छी देखने वाली बात ब्रेक के बाद दिल्ली लाइव में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां दिल्ली के एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को अब कोरोना टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। बुधवार को एम्स प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया। इस आदेश से उन मरीजों को राहत मिलेगी जिनको एम्स में इलाज और भर्ती करवाने से पहले कोरोना जांच की कॉपी मांगी जाती थी। हमें बीमारी से सावधान रहना है और अपने मरीजों को और अपने स्टाफ को बीमारी से बचाना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक अननेसेसरी फियर का माहौल नहीं क्रिएट करना है। दैट मीन्स कि एक रूटीन टेस्टिंग जिसके हर पेशेंट को आवश्यकता नहीं है। हर पेशेंट से मेरा मतलब है कि मरीज को बीमारी तो जो है किसी और चीज़ की है, लेट अस से उसको कैंसर है या उसको पेट की बीमारी है या उसका फ्रैक्चर हुआ है, और हम हर पेशेंट का ऑपरेशन से पहले या टेस्ट करने से पहले कि नहीं इसका टेस्ट करवाओ कि कहीं इसको कोविड तो नहीं है, तो उस चीज़ को जो है आईसीएमआर गाइडलाइंस ने मना किया है। और हमने जो सर्कुलर निकाला है जो कि आईसीएमआर की गाइडलाइन पे बेस है, उस पर हमने इसी चीज़ को एम्फसाइज़ किया है। वहीं इस साल गणतंत्र दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसको लेकर के सदर बाजार में दिल्ली पुलिस की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर के एसएचओ कन्हैया लाल यादव सदर बाजार का कहना है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से इस बार आज़ादी को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी दिल्ली में हमारे पुलिस के जवान अपने कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस और जनता के बीच में जो दूरियां हैं उसे दूर करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि 75वें गणतंत्र दिवस के मौके से लेकर लगातार दिल्ली पुलिस अपना कार्यक्रम कर रही है और लोगों के बीच जा रही है। ये बहुत ही अच्छा मौका है और चूँकि हम 75 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं, हमारे सीपी साहब, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने सेट किया है ताकि लोगों को एक जो है स्वतंत्रता की बात वो लोगों को दिखाई दे। और इसके माध्यम से क्या है कि सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये हो रही है कि इसके माध्यम से
हम कल्चरल प्रोग्राम करके या अपना म्यूजिकल प्रोग्राम कर करके इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो गैप है वो कम हो रहा है। लोगों को थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि हाँ ये चीज़ है या है, वो दिख रही है। ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। वहीं दिल्ली के रोहिणी जिला नारकोटिक्स ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान दिल्ली के मांगेराम पार्क निवासी नसीम उर्फ मिट्टी के रूप में हुई है। रोहिणी जिला नारकोटिक्स टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी के पास पिस्टल और कारतूस है, जिससे वो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना के आधार पर रोहिणी जिला नारकोटिक्स ब्रांच इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि डीसीपी प्रणव के मुताबिक आरोपी नसीम उर्फ मिट्टी पर पहले से हत्या, लूट, डकैती जैसे 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो दिल्ली पुलिस के हाथ यहां बड़ी सफलता लगी है, जहां एनसीबी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से ही कई मामले यहां पहले से दर्ज थे। और देखिए, एक बड़ी उपलब्धि पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि इस तरह की आपराधिक घटना पर जितना जल्द लगाम लगाया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस तरह के अपराधी अगर खुलेआम घूमते हैं तो इससे आम जनता को काफी ज्यादा नुकसान और आम जनता में काफी डर का माहौल होता है। लेकिन पुलिस ने जो उपलब्धि हासिल की उसके बाद से जनता ने भी राहत की सांस ली और दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छी खबर यहाँ सामने आई है। क्योंकि अगर इस तरह के आरोपी जेल में बंद रहेंगे तो इससे न केवल पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि जनता के लिए भी राहत भरी बात होगी। वहीं दिल्ली में रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए कारोबारी के घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग करने वाला टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शूटर लोनी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है। आरोपी टिल्लू ताजीपुरिया गिरोह का शार्प शूटर है, जो कि रोहिणी सेक्टर 7 में कारोबारियों से 1 करोड़ की रंगदारी के लिए फायरिंग की घटना में शामिल था। रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो पुलिस के हाथ यहाँ एक और बड़ी उपलब्धि लगी है, जहां पर एक शातिर शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के हाथ एक बड़ी उपलब्धि यहां मिलती नजर आ रही है पुलिस के हाथ। क्योंकि देखा जाए जिस हिसाब से रोहिणी पुलिस जिला स्पेशल स्टाफ को ये उपलब्धि मिली है, जिसके बाद से पुलिस ने सारी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से ये उपलब्धि उनके हाथ लगी है और साथ ही साथ इस शूटर के ऊपर पहले से क्या कुछ मामले दर्ज हैं या नहीं दर्ज है, इस पर अभी पुलिस ने कोई पूरे जानकारी अभी तक नहीं दी है। हालांकि जांच प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया पर खासा तौर पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के मामले भले ही कम आ रहे हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1241 लोगों ने जान गंवाई, जो कि चिंता का सबब है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घटते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल की तुलना में आज 6% कम मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 67,084 नए केस सामने आए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से देश में 1241 मौतें दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की वजह से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,67,882 लोगों ने कोरोना को मात दी। भारत में कोविड से ठीक होने वालों का औसत 96.95% है। कोरोना का कहर 24 घंटे में 67,084 नए केस, 24 घंटे में 1,241 मौतें।
24 घंटे में 1,67,882 मरीज ठीक। कुल मामले 4,24,78,060। सक्रिय मामले 7,90,789। कुल रिकवरी 4,11,80,751। कुल मौतें 5,06,520। कोरोना से कई राज्यों में बुरा हाल है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना का कहर जारी है। फिलहाल जिन 5 राज्यों में स्थिति चिंताजनक है, उसमें केरल का नाम सबसे आगे है। केरल में 23,253 नए केस सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में नए केस की संख्या 7,142 है, तो कर्नाटक में 5,339 केस सामने आए। तमिलनाडु में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। नए केस की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3,971 नए केस सामने आए। वहीं राजस्थान में 3,728 नए केस मिले। बता दें कि कुल नए केसों में से 64.75% इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं। इसमें केरल से सबसे ज्यादा 34.66% केस है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना के 3,226 नए केस। वहीं राजधानी दिल्ली में अब हालात सुधरने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1,317 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 2.11% हो गई है। इस बीच कोरोना से 13 लोगों ने जान भी गंवाई। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के लिए 15,11,321 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 74,61,96,071 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 46,44,382 कोरोना के टीके भी लगे। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, तो वहीं मौत का आंकड़ा लोगों को अब डरा रहा है। रोजाना कोरोना केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या में डेली इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना को हराने का बस एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग। तभी इस वायरस को हराया जा सकता है। नेटवर्क 10 ब्यूरो रिपोर्ट।